जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनके बगैर हमारा इतिहास अधूरा है। उनका नाम है रानी पद्मावती। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। रावल रतन सिंह एक अच्छे शासक और पति होने के साथ साथ कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। राघव चेतन तंत्र विद्या का भी ज्ञानी था। एक बार रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को काला जादू करते पकड़ लिया था। रावल रतन सिंह तंत्र विद्या का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने राघव चेतन को इस कृत्य के लिए राज्य से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। रावल रतन सिंह के द्वारा अपमानित करके निकाले जाने के कारण राघव चेतन दिल्ली चला गया, ताकि वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ हाथ मिला सके और चित्तौड़गढ़ पर हमला करवाकर अपने अपमान का बदला ले सके। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन ने सुल्तान के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया। रानी पद्मिनी के बारे में इस तरह की तारीफें सुन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी पर कब्जा करने की ठान ली। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग को घेरा, परंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अभेद्य सुरक्षा के कारण वह कुछ हासिल ना कर सका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पहुंचा और रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा कि वह दिल्ली वापस लौट जाएगा, पर सिर्फ इस शर्त के साथ कि रतन सिंह रानी पद्मावती को एक बार देखने दें। राजा रावल रतन सिंह ने खिलजी की शर्त को मंजूर कर लिया, पर यह बात सेनापति गोरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तब राजा रतन सिंह ने सेनापति गोरा से कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ जगह रणनीति और कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आया तो रावल रतन सिंह ने उसे एक शीशे में रानी पद्मिनी की छवि को दिखाया। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसका पागलपन और अधिक बढ़ गया। उसने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को अपना बना के ही रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को संदेश भिजवाया कि अगर वह उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होती हैं तो रावल रतन सिंह का कटा हुआ सर बहुत जल्द उनके पास पहुंच जाएगा। उधर गोरा बादल के साथ कुछ मतभेद होने के कारण रावल रतन सिंह ने उन्हें महल से निकाल दिया था। अभी स्थिति कुछ ऐसी थी कि रावल रतन सिंह को बंधक बना लिया गया था और रानी पद्मावती का सम्मान भी दांव पर था। इस विकट परिस्थिति को देख रानी पद्मावती ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को गोरा बादल को ढूंढने के लिए कहा। कुछ समय तलाश के बाद गोरा बादल रानी पद्मिनी को एक जंगल में मिल गए। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर गोरा बादल से विनती की और कहा कि महाराज रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाने के लिए उनकी मदद करें। गोरा बादल ने रानी पद्मिनी से कहा, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। इसके बाद गोरा और बादल ने राजा को छुड़वाने के लिए एक रणनीति तैयार की। एक बार फिर चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व अब गोरा के हाथों में था। गोरा ने 700 की संख्या में डोलियां बनवाई और इन 700 डोली में 700 सैनिक बिठाए गए और हर डोली को 4-4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। इस तरह एक डोली में एक वीर के साथ 4 वीर का हार बनकर खिलजी की सेना से 2-2 हाथ करने के लिए राजपूत सैनिक तैयार हो गए। गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश पहुंचवाया कि महारानी आने को तैयार हैं, पर उसके लिए महारानी की एक शर्त है। यह संदेश सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया और सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वह समय आ गया जब डोलियां लेकर राजपूत सैनिकों ने खिलजी के राज्य में प्रवेश किया। जब गोरा बादल सेना के साथ खिलजी के दरबार के बाहर पहुंचे तो गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भिजवाया कि महारानी एक बार महाराजा रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। पहले से ही शर्त मानकर तैयार बैठे खिलजी ने हामी भर दी। पद्मावती के भेष में डोली में बैठे लोहार को गोरा ने बंदी गृह भेजा। बंदी गृह पहुंचते ही लोहार ने महाराजा की बेड़ियां काट दी
और उन्हें मुक्त करा लिया गया। पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़ की राजपूत सेना अपने राजा को लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गई। जब यह खबर खिलजी को लगी तो उसने रणभूमि में दुगनी सेना रतन सिंह को रोकने के लिए भेजी। रण का आभूषण ओढ़े गोरा और बादल तथा साथ में आए राजपूत सैनिक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सैकड़ों की संख्या में आए राजपूत सैनिक असंख्य शत्रु सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। गोरा अपनी वीरता से खिलजी की सेना का संहार कर ही रहे थे। इतने में खिलजी के एक सेनापति ने धोखे से गोरे के पीछे से हमला किया और अपनी तलवार से गोरा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना से लड़ता रहा और खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर का सिर काटकर उसका शीश जमीन पर ला दिया। इसके बाद ही इस महान राजपूत योद्धा के प्राण निकले। चाचा गोरा के धड़ को भी लड़ता देख बादल ने और पराक्रम के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का संहार किया, मगर हुआ वही जो हमेशा होता रहा है। राजस्थान की लाज के लिए चित्तौड़ का एक और वीर न्यौछावर हो गया। इस प्रकार गोरा और बादल की यह रणनीति खिलजी पर भारी पड़ी और राजा रतन सिंह सकुशल वापस चित्तौड़ आ गए। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई है तो सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की कड़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निर्णय लिया। यह घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और खिलजी के सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। यह सूचना सुनकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की औरतों से कहा कि अब हमारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो हम जौहर कर लें या फिर विजयी सेना के समक्ष अपना निरादर सहें। अंत में रानी के साथ चित्तौड़ की सभी स्त्रियों ने एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया। विजयी सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनका राख और जली हुई हड्डियों के साथ सामना हुआ। आज भी चित्तौड़ की महिलाओं के जौहर करने की बात को लोग गर्व से याद करते हैं, जिन्होंने अपने आन की खातिर जौहर करने की ठानी थी। रानी पद्मिनी के बलिदान को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।